तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, वैकल्पिक, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युतिक मापक यंत्र यूनिट के कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अवमंदन बल होता है वो डैम्पिंग टॉर्क कहलाता है। ठीक है, तो टॉर्क आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें होती है। आप कमेंट बॉक्स पे बताइए टॉर्क क्या होती है, ये हर बार मैं आपसे पूछता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वायु अवमंदन, सेकंड है आपका कमानी अवमंदन, थर्ड है आपका एडी करंट अवमंदन और डी है आपका द्रव अवमंदन। कोशिश आप ये कीजिए कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 सेकंड के लिए आप रोक लीजिए और उसका आंसर अपने आप देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, एडी करंट अवमंदन। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो क्या कारण है कि यह अपनी विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। बी है आपका उसमें अवमंदन उपस्थित ना हो। सी है उसमें निम्न अवमंदन उपस्थित हो और डी है आपका उसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो। तो यहाँ पे मैं भी कम से कम आपके लिए 2 सेकंड के लिए रुकूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी होता जाए, आप वीडियो को थोड़ा रोकिए और आप एक बार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो जाए, इसके हेतु हम क्या करते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है। किस वजह से, क्योंकि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु क्या है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पहला आपका ऑप्शन है इस्पात, सेकंड है आपका नाइक्रोम, थर्ड है आपका यूरेका और फोर्थ है आपका फास्फर ब्रोंज। तो आपका यूनिट में भी बताया गया है, क्योंकि जहाँ तक है लॉकडाउन के पहले पहले आपके 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे। तो इस वजह से आपका क्या है, वैकल्पिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जाती है उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन करके आपको बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, जो वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी है वो फास्फर ब्रोंज से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, फास्फर ब्रोंज। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टॉर्क है। ठीक है, तो अगर कोई वैद्युतिक मापक यंत्र है, उसका कोई सचल भाग है, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, चूंकि ये जो हमारा वैद्युतिक मापक यंत्र है, इसमें मेन क्या होता है, किस चीज़ के बारे में बात होती है, तो उसमें मेन होता है हमारा टॉर्क के बारे में बात होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो पहला आपका दिया हुआ है विक्षेपण घुमाव बल, ये भी कार्यरत होता है बिल्कुल। नियंत्रण घुमाव बल, नियंत्रित भी करना है। अवमंदन घुमाव बल और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो एब्सोल्यूट वर्ग का है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है आपका मिलीमीटर और डी है आपका वोल्टमीटर। तो एब्सोल्यूट वर्ग की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत हमारा गैल्वेनोमीटर आता है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कम से कम इसका डेफिनेशन या इसकी संकेत क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स पर करके दीजिए। चलते अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चल लौह धारा मापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि सामान्यतः अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो वैकल्पिक दिए हुए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है
वायु अवमंदन, सेकंड है आपका द्रव अवमंदन, थर्ड है आपका एडी करंट अवमंदन, या फिर डी है आपका विस्कोसिटी अवमंदन। तो कोशिश आप ये कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, आप हर बार कोशिश ये कीजिए वीडियो को थोड़ा सा रोकिए क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद उसका आंसर करने की आप कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चल लौ धारा मापी में जो अवमंदन विधि अपनाई जाती है वो मोस्टली किसकी अपनाई जाती है, वायु अवमंदन विधि द्वारा अपनाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चंस आया करते हैं आपके एग्जाम में कि फिगर बना होता है और फिगर के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है, कहाँ पे यूज़ आता है, ठीक है ना। आपके मोटर के पार्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चित्र में कौन सा यंत्र दर्शाया गया, आपको ये बताना है कि फिगर में ये क्या चीज़ बना हुआ है। तो पहला आपका लिखा हुआ है ए नंबर डायनामोमीटर, बी है आपका चल लौ यंत्र, सी है आपका चल कुंडली यंत्र, और डी है आपका थर्मोकपल यंत्र। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चल लौ यंत्र, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई घुमाव बल को नियंत्रित कर रहा है, मतलब वहाँ पे अगर कोई विक्षेपण हो रहा है और विक्षेपण के बाद जो बल हो रहा है तो वह बल हमारा कौन सा कहलाएगा, आपका। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ कोई यंत्र क्या हो रहा है हमारा, विक्षेपित हो रहा है, विक्षेपण के बाद जो भी बल यहाँ पे लग रहा है तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, विक्षेपण बल बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है आपका डैश डैश द्वारा संकेतक के घुमाव की गति नियंत्रित की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, चूँकि नाम से स्पष्ट है विक्षेपित हो रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था आपका, यंत्र को संकेतक को गतिमान करता है वो विक्षेपण बल की वजह से होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी में आ गया है कि गति नियंत्रित करता है। तो अगर कोई नियंत्रित कर रहा है वहाँ पे कोई भी गति को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियंत्रक बल बोलेंगे। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल क्या होता है। तो किसी सूचक यंत्र है और उसमें सूचक को हमको चलाना है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है आपका। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना बताते हुए आपको वैसे बताना चाहूँगा। पहला आपका विक्षेपण बल दिया हुआ है, बी आपका नियंत्रण बल है, सी है एडी करंट अवमंदन बल, या डी है आपका वायु घर्षण अवमंदन बल। तो अगर कहीं पे कोई सूचक यंत्र है जो इंडिकेट कर रहा है और इंडिकेट करने के बाद क्या कर रहा है, वो उसकी वैल्यू बता रहा है, तो वहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होता है, विक्षेपण बल कहलाता है। नियंत्रण बल क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। तो हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे यंत्र दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक संकेतक यंत्र है। तो ऑप्शन पे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका रेट टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, बी है आपका एनर्जी मीटर, सी है आपका मीटर, और डी है आपका तापक्रम रिकॉर्डिंग यंत्र। तो यहाँ पे मापक यंत्र के बारे में बताना है जो संकेत करता है। तो यहाँ पे अमीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जो क्या करता है, एक सांकेतिक यंत्र की तरह होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट है आपका गुरुत्व नियंत्रण बल, दूसरा है आपका स्प्रिंग नियंत्रण बल, थर्ड है आपका द्रव घर्षण नियंत्रण बल, और डी है आपका हाइड्रोलिक घर्षण नियंत्रण बल। तो अगर हम बात करें इसमें, इस क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा हार्ड भी आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बुक इस यूनिट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसमें से बता सकते हैं बड़े ईजिली तरीके से कि वह कौन सा यंत्र है जो किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है, ठीक है ना। चूँकि हमको अब ऐसे यंत्र की आवश्यकता होती है कि जिसको हम किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी रख दें तो उसमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आपका बी नंबर हो जाएगा स्प्रिंग नियंत्रण बल, जिसका हम यूज भी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं आज के डेट पे। तो स्प्रिंग नियंत्रण बल ही वह यंत्र है जिसको हम किसी भी स्थिति पे रख सकते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके घर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर का एक उदाहरण क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो
वो किस प्रकार के मीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो पहला है आपका दिया हुआ है इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र, बी है आपका रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र, सी है आपका इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र और डी है आपका इंडिकेटिंग व रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र। तो अगर हम बात करें कि हमारे घरों पे किस प्रकार के यंत्र लगे होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिंट भी हो गया है, इंडिकेटिंग 2 बार आपके हो गया है। तो पहली चीज़ तो जो हमारे घरों पे मीटर लगा होता है वो क्या होता है, इंडिकेट भी करता है और रिकॉर्डिंग भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र, डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मूविंग कॉइल यंत्र के प्रभाव पर कार्य करता है। मूविंग कॉइल जो यंत्र होता है हमारा वो किस प्रकार के प्रभाव किस पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है आपका रासायनिक प्रभाव, दूसरा है आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव, तीसरा है आपका ऊष्मीय प्रभाव और चौथा है आपका स्थिर वैद्युत प्रभाव। तो मूविंग कॉइल जो यंत्र होते हैं हमारे, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो वो किसके बने होते हैं, हमारे वैद्युत चुंबक के बने होते हैं और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वे वैद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएमएमसी प्रकार का यंत्र डैश डैश मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है फिर वो किस पर कार्य करता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पीएमएमसी जो होते हैं हमारे, वो किस पे कार्य करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है डीसी जनरेटर, बी है आपका ट्रांसफार्मर, सी है आपका मूविंग आयरन मीटर और डी है आपका डीसी मोटर। तो पीएमएमसी क्या होते हैं, वो डीसी मोटर पे कार्य करते हैं। इसका मैं फुल फॉर्म बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, अगर बनता है आपसे तो यस लिख दीजिए। तो पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है ना, ये पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मूविंग आयरन यंत्र के पैमाने डैश डैश होंगे। मतलब यहाँ पे जो हमारे मूविंग आयरन यंत्र होते हैं उसके पैमाने किस प्रकार के होते हैं। तो आपका ए है प्रारंभ में इकट्ठा धीरे धीरे चौड़ा स्केल, बी है आपका प्रारंभ में चौड़ा धीरे धीरे इकट्ठा स्केल, सी है आपका एक समान वर्गीकृत स्केल और डी है आपका असमान ग्रेडेड स्केल। तो ये क्वेश्चन जो है तो वो उसके लिए जो प्रैक्टिकली मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को देखा हो किस प्रकार से होते हैं। तो अगर किसी ने देखा है तो उसके लिए ऑप्शन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा असमान ग्रेडेड स्केल की तरह होता है हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें नंबरिंग नहीं किया हुआ है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। सेकंड है आपका, यंत्र में गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली प्रयुक्त करने में पाठ्यांक में घर्षण त्रुटि होती है। सी है आपका, यह यंत्र वोल्टमीटर के रूप में अधिक यथार्थ नहीं होता है। या डी है आपका उपरोक्त सभी। ये आपका क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र के संबंध में क्या चीज़ बताना है कि सही है कि नहीं है। तो इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता है, सही बात है। सेकंड है आपका, यंत्र में गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली प्रयुक्त करने से पाठ्यांक में घर्षण त्रुटि होती है, तो वो तो होगी ही। यह यंत्र वोल्टमीटर के रूप में अधिक यथार्थ नहीं होता है, तो ये भी सही है, चूँकि वोल्टमीटर होता है जो आपका वोल्टेज का मान भी ज्ञात करता है। और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो अगर आकर्षण प्रकार के मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ें क्या होती है उसमें प्रयुक्त होती हैं। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिकर्षण प्रकार के एमआई यंत्र का विक्षेपण बल डैश डैश के प्रत्यक्ष समानुपाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके समानुपाती होता है। तो पहला है आपका धारा, बी है आपका वोल्टेज, सी है आपका धारा के वर्ग या डी है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धारा के समानुपाती होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
माप की शुद्धता चयनित साधनों की सीमा पर निर्भर करती है। रंज के चयन के लिए सामान्य नियम है कि मापा गया मान डैश डैश होना चाहिए। यहाँ पे मापा गया मान किस प्रकार से होना चाहिए ये हमको यहाँ पे बताना है। तो अगर कोई भी मापा गया मान है तो वह पूरी तरह से क्या होना चाहिए, पैमाने पे आधारित होना चाहिए। मतलब ना तो आपका ए ऑप्शन होगा, ना तो आपका बी होगा, ना सी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से पूर्ण पैमाने पर होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि मूविंग कॉइल अमीटर को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंतः बदल दिया जाए तो यंत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे हमें यंत्र के प्रभाव के बारे में बताना है कि यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है आपका, इसका पाठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा है आपका, कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा। सी है आपका, विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। या डी है आपका, गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोई मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, डीसी परिपथ से आप संयोजित कर देंगे, तो यहाँ पे जो विक्षेपण होगा वो कहाँ पे होगा, आपका विपरीत दिशा में विक्षेपण होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ को यंत्र में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के लिए वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो हमको पहले तो चीज़ ये है कि हमको स्थायी और अस्थायी में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉट आयरन, सेकंड आपका दिया हुआ है एल्निको, और सी आपका वाई एलॉय, और डी आपका सिलिकॉन। ठीक है, किस यंत्र को किस पदार्थ को यंत्र में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के लिए वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पे जो एल्निको होता है इसको हम क्या करते हैं, स्थायी चुंबक के लिए वरीयता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अधिकतर आपके लास्ट या प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं इस यूनिट से। तो कोशिश ये रहेगी कि सभी कोई वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको यहाँ पे इस आपके क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, वो आपको डिस्क्रिप्शन पूरा दिया जाएगा। या फिर आपको किस यूनिट को ज़्यादा से पढ़ना है, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा है, आप जो भी चीज़ है उसको आप कमेंट बॉक्स पे कीजिए। ठीक है, और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, ठीक है, और हाथों का बार बार सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।